नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाबों को। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी कि अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दौरान आपने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई या देर से मिल पाए। जिन प्रश्नों में हम बात कर रहे हैं वो प्रश्न लिखित में पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही में दिया जाता है। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल और जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं। हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चलते होंगे, इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आपको देने वाले हैं। कुछ योजनाएं, प्लानिंग क्या कुछ है, सांसदों के सवाल और क्या है सरकार के जवाब, आपको वो दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में जो सवाल हमने लिए हैं वो सब बजट सत्र के दूसरे चरण से लिए हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी योजना के कार्यान्वयन से इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने। उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से पूछा है कि क्या सरकार का ध्यान देश में राष्ट्रीय डेयरी योजना के कार्यान्वयन की तरफ है। अगर है तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध प्रसंस्करण क्षेत्र तक व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने दिया। उन्होंने बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने मार्च 2012 से नवंबर 2019 के दौरान 18 प्रमुख डेयरी राज्यों में 2242 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण 1 लागू किया। राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण 1 का मकसद दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और दुग्ध उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान करना था। राष्ट्रीय डेयरी योजना का अमल में लाने का काम मार्च 2020 में वित्तीय समापन के साथ समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण 1 देश भर के वीर्य केंद्रों को 2456 से अधिक उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांड उपलब्ध कराने में सक्षम रहा, जिससे गुणवत्तापूर्ण रोग मुक्त वीर्य के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिली। इस परियोजना ने प्रति किलो दूध के लिए लगने वाली आहार की लागत को कम करने में भी योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की दैनिक आय में वृद्धि हुई। 7.65 लाख महिला सदस्यों सहित 16.8 लाख से अधिक अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान की गई। इस परियोजना ने बाजार पहुंच, प्रजनन और पोषण कार्यकलापों के तहत 97,000 गांवों के करीब 59 लाख लाभार्थियों को कवर किया। वर्तमान में ये विभाग दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आरजीएम यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना को चला रहा है और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित दूध प्रसंस्करण क्षेत्र तक अधिक पहुंच प्रदान कराने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, डेयरी कार्यकलापों से संबंध, डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि पर काम किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल जुड़ा है देश की आधी आबादी से। महिला पुलिस थानों से जुड़े इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या हर राज्य में महिला पुलिस थाना स्थापित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या ये सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं कि महिला पुलिस अधिकारियों को थानों में लैंगिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि सरकार ने सभी पुलिस थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को अमल में लाने को
किस प्रकार सुनिश्चित किया है और सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर रही है कि पुलिस बल में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के समान अवसर दिए जाएं? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं के प्रति अपराध की जांच एवं अभियोजन समेत नागरिकों की जान माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है और वो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत महिला पुलिस थानों की स्थापना सहित इन विषयों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए सक्षम है। इस बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी केंद्रीकृत नहीं रखी जाती, जबकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में जेंडर संतुलन में सुधार सहित पुलिस में सुधार के विभिन्न उपाय करते हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशंस में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान जैसे कल्याणकारी उपायों को मजबूत करने के लिए राज्यों को परामर्शी पत्र जारी किए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बाधा को तोड़ते हुए पुलिस महिला कमांडो इकाइयों की स्थापना की है। इसी तरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस बलों में शामिल होने के लिए देश के सभी हिस्सों और क्षेत्रों से प्रतिभाशाली महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्रैच डे केयर सेंटर उपलब्ध करवाए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की महिला अधिकारियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी हवाई अड्डों और बुनियादी सरकारी ढांचों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और महिला कर्मियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल में शामिल किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है देश की आधी आबादी को मजबूत करने से महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद टी.जी. वेंकटेश ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से पूछा कि क्या सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और आत्मविश्वास हासिल करने में उनकी सहायता करने के लिए राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 से अब तक दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को 4.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता दी गई है। वर्ष 2013-14 में ऐसे सभी बैंक ऋणों पर ब्याज सहायता भी दी जा रही है, जिससे कि लागत कम हो रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार एसएचजी बैंक लिंकेज पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में बैंकर्स को प्रशिक्षण प्रदान करता है। महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश प्रत्येक वर्ष आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा ये मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना के रूप में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को चला रहा है। ब्लॉक SVEP को अमल में लाने की इकाई है। इस योजना का मकसद ग्रामीण गरीबों को गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। स्टार्टअप पूंजी प्रदान करने के अलावा उद्यमों को व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उद्यम संवर्धन का एक समवर्ग बनाया गया है। इस परियोजना के तहत SHG सदस्यों को सहायता प्रदान की जाती है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नलिन कुमार कटील ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने देश में BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की है, और अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है। क्या सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, और अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है
और योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिया। उन्होंने बताया, जी हां, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिनांक 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और आयु से संबंधित शारीरिक समस्याएं परेशान से वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है जो उनको शारीरिक मुश्किलों से राहत प्रदान करते हुए उनके शारीरिक कार्यों को करीब सामान्य रूप से बहाल करें। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को और 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक यंत्र प्रदान किए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य इस स्कीम के तहत देश के सभी जिलों को कवर करना है। इस स्कीम के अंतर्गत पहचान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या 1,98,000 है। इस स्कीम के तहत उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। जेनरिक वस्तुओं की अगर बात करें तो इनमें छड़ी, एल्बो क्रिचेस, वॉकर क्रिचेस, ट्राइपॉड, क्वापॉड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत और चश्मे दिए जाते हैं। विशेष वस्तुओं में बुजुर्गों को व्हीलचेयर, कमोड सहित व्हीलचेयर, कुर्सी, कमोड सहित स्ट्रल, सिलिकॉन फोम कुशन, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट, सर्वाइकल कॉलर, लंबो सैक्रल बेल्ट, ब्रेक के साथ वॉकर, रोलेटर, सीट के साथ छड़ी, फुट केयर किट, फ्लेक्सी जेल सॉक्स, सॉक्स कुशन, सैंडल, सिलिकॉन इंसोल, प्रेशर पॉइंट रिलीफ युक्त इंसोल दिए जाते हैं। और अब अगला सवाल, ये सवाल जुड़ा है कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या सरकार की हायरिंग सेंटरों के माध्यम से कृषि ड्रोन को सस्ते में उपलब्ध कराने की कोई योजना है? अगर है तो ब्यौरा क्या है? और कृषि क्षेत्र में ड्रोन के व्यापक उपयोग के लिए सब्सिडी जैसे अन्य क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने बताया कि कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कीटनाशक और पोषक तत्वों के प्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इस क्षेत्र के किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ता बनाने के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थाओं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय को किसान के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए आकस्मिक व्यय के साथ साथ ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन लागत के 100% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों को किसानों के खेतों पर ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ड्रोन की खरीद के लिए मूल ड्रोन लागत के 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ड्रोन प्रयोग के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के तहत मौजूदा और नए कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की मूल लागत के 40% की दर से या 4 लाख रुपए जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। CSC स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। और अब नजर डालते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल जुड़ा है अकुशल श्रमिकों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सिने कामगार, स्पॉट बॉय, जूनियर कलाकार आदि अकुशल श्रमिक हैं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग का एक हिस्सा है? अगर हाँ, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इन श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का कोई विचार है? अगर है तो ऐसे श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनको 31 जनवरी 2022 तक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया? और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और क्या सरकार देश में ऐतिहासिक स्मारकों के नवीकरण और जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना लागू कर रही है?
इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि सिने कामगार जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं, असंगठित कामगारों का हिस्सा हैं, वर्ष 2018 से पूर्व के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया गया है। ABPMJAY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो सिने कामगारों की श्रेणी में आता है और SECC 2011 के तहत परिभाषित मानदंडों के अनुसार पात्र है या जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गैर SECC लाभार्थियों के रूप में निर्धारित किए गए हैं, योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के हकदार हैं। 31 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 17.57 करोड़ व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है और उन्हें आयुष्मान कार्ड्स भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के अनुसार ASI के तहत आने वाले सभी स्मारकों के नवीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य संचालित करता है। स्मारकों के संरक्षण का बजट भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और अब अगला सवाल, ये सवाल जुड़ा है सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले नेक दिल लोगों के लिए योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद गीता ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछा है कि क्या सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले नेक दिल लोगों को नगद इनाम देने की कोई योजना है। अगर है तो योजना के लिए किस प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और विगत 2 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत अभी तक कितने लोगों को नगद राशि इनाम के रूप में दी गई है। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नेकदिल लोगों को इनाम देने के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने एक मोटर वाहन से एक घातक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। ये योजना 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके सहित प्रक्रिया को योजना दिशा निर्देशों में विस्तार से बताया गया है और ये इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। योजना का कार्यान्वयन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में अंतरिक्ष केंद्र से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र खोला है। अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है। इस अंतरिक्ष केंद्र में छात्रों के लिए अध्ययन और शोध के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या इस केंद्र ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अगर कर दिया है तो ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है। इस सवाल का जवाब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया, जी हां, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध करने के लिए अंतरिक्ष विभाग और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू ने संयुक्त रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र नामक एक केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में छात्रों के अध्ययन और शोध के लिए भूस्थानिक आंकड़ा विश्लेषण सामग्रियों, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रयोगशालाएं सुविधाएं उपलब्ध है। 12 मार्च 2022 को इस केंद्र का उद्घाटन किया गया और इसने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। शोध कार्य के लिए संयुक्त विकास के लिए परियोजनाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रगति में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय को लेकर और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछा है कि क्या सरकार की गुवाहाटी में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है। अगर है तो इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है और ये विश्वविद्यालय किस समय तक कार्यशील हो जाएगा। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने असम के कामरूप जिले में दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए साइट विशिष्ट विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को नियोजित किया है। इस समय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट निर्धारित समय सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है निजी टीवी चैनल्स के लिए दिशा निर्देशों को लेकर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद GM सिद्धेश्वर ने। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा है कि क्या सरकार ने निजी टीवी चैनल्स के लिए नए अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार ने शिकायतों के बाद OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कई परामर्श किए हैं, और अगर किए हैं तो इन परामर्शों के परिणाम का ब्यौरा क्या है, और टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट और OTT मुद्दों का समाधान किस हद तक कर लिया गया है? इस सवाल का जवाब सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए नए अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशा निर्देशों की अधिसूचना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार को ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रमों की सामग्री के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और 2019 और 2020 के दौरान इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित OTT प्रचालकों के साथ कई बार परामर्श भी किए गए हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के भाग 2 में अन्य बातों के साथ साथ ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों के द्वारा पालन किए जाने के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इन नियमों में आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों, परिवादों की जांच करने के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के संबंध में बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने इस मंत्रालय को बताया कि विश्वसनीय और पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के लिए पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण के लिए इसने अपने कॉरपोरेट शासन में सुधार करने, अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निगरानी तंत्र में संशोधन करने, डाटा के लिए सुलभता, प्रोटोकॉल का नवीनीकरण और ठोस बनाने के कई नियमों में जो हैं कदम उठाए हैं और एक स्थानीय निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है SAI के माध्यम से वित्तीय सहायता को लेकर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछा है कि क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के तहत विशेषकर अतिंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित GV राजा स्पोर्ट्स विद्यालय को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा है कि खेल उपकरणों की खरीद के लिए दी गई निधि के बारे में क्या जानकारी है और खेल प्रशिक्षकों सहित अन्य कर्मियों की सेवाएं लेने के लिए दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि GV राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के लिए 264.93 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। अब तक 144.04 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। खेल उपकरणों की खरीद के लिए 36.30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अपने जवाब के आखिर में उन्होंने बताया कि कोचों सहित कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए 66.26 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है स्मारकों के स्थानांतरण को लेकर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने। उन्होंने संस्कृति मंत्री से पूछा कि क्या संरक्षण के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत स्मारकों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर संरक्षित करने की अनुमति है। क्या सरकार के पास ASI द्वारा पूर्व में किए गए अन्यत्र स्थानांतरण संरक्षण गतिविधियों के संबंध में कोई डेटा है? अगर है तो इस बारे में ब्यौरा क्या है? क्या देश में ASI द्वारा स्मारकों या ऐतिहासिक संरचनाओं का आंशिक रूप में या संपूर्ण रूप से अन्यत्र संस्थापन, संरक्षण
कारणों से किया गया है और ऐसी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, देश में संरक्षण कार्य राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के अनुसार ये किया गया है। किसी स्मारक का प्रत्यारोपण या स्थानांतरण केवल ऐसी बेहद विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जब स्मारक को इसके मूल परिवेश में अनुरक्षित या परिरक्षित न किया जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विगत समय में स्मारकों अथवा ऐतिहासिक संरचनाओं के स्थानांतरण से संबंधित कार्य किए हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। बौद्ध स्थल, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, पापनासी मंदिर, समूह श्री संगमेश्वर मंदिर आलमपुर आंध्र प्रदेश, महादेव मंदिर कुर्दी गोवा गोवा राज्य, 24 अवतार मंदिर मंधाता जिला खंडवा मध्य प्रदेश और धर्म महाकाल मंदिर रत्नागिरी ओडिशा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।